जी साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने परिवार जीएमसी में। और आज क्लास नंबर शायद ऑप्टिक्स की तीसरी या चौथी होगी, वो थंबनेल में लग के आ जाएगी। और बेटा इसमें हम पिछली 3 क्लासें अगर कर चुके हैं तो वो क्लासें आपको देखनी पड़ेगी, आपको बहुत बेहतरीन समझ में आने वाला है। यकीन मानिए अगर आप हमारी सभी वीडियो लास्ट तक देखते हैं तो इससे बनने वाले सभी क्वेश्चन PYQ अगर ना बन जाएँ तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं कि सर ये वाला क्वेश्चन यहाँ से आपने पढ़ाया नहीं है। ये हम आपको गारंटी के रूप में बता सकते हैं कि हाँ जो हमारा कंटेंट है वो हमारा डेप्थ तक है कि वो क्वेश्चन छूट ना पाएगा आपका। PYQ कोई भी हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे SSC का हो, किसी का हो। चैप्टर चल रहा है ऑप्टिक्स कह दो, प्रकाश की पढ़ा रहे हैं। इससे बनने वाले बेहतरीन क्वेश्चन जितने बनेंगे रेलवे में, आपको पता है आगामी परीक्षा रेलवे ग्रुप डी की लगी हुई है, 32,000 वैकेंसी थी इसमें, और अपनी एक सीट छीननी है तुम्हें। मेरे भाई इसको छीनने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने पड़ेंगे, रिवीजन करनी पड़ेगी, क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, तब कहीं आपकी एक सीट पक्की हो पाएगी। उसी के लिए हम लगे पड़े हैं, आपको लगातार वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं, क्लास चल रही है उसको हम अपलोड कर रहे हैं आपके लिए। आ जाओ मेरे भाई, सपोर्ट करिए प्लीज़ इस चीज़ को, और वीडियो को लाइक कर दिया करिए अगर आप पहली बार आए हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं। ओके, थैंक यू। आ जाओ मेरे भाई, इस पर हम चलते हैं। अब जो हम पढ़ा रहे थे लास्ट क्लास में, शायद हमने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था कि अगर कोई दर्पण आपके सामने लगा हुआ है और एक दर्पण तुम्हारे 90 डिग्री पे 2 दर्पण लगे हुए हैं तो आपके कई इमेज बने नजर आएंगे। फॉर एग्जांपल आप अगर किसी हेयर सैलून की दुकान पे जाते हैं तो एक शीशा आगे लगाता है, एक पीछे लगाता है, वो कुछ एंगल पे झुका होता है, उस पर कई सारे आपके चित्र बनते हुए दिखाई देते हैं, आपकी तस्वीरें, आपकी इमेज, आपकी प्रतिबिंब बहुत सारे दिखाई देते हैं उस पर। अच्छा, उसमें मैंने ये बात करी थी कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं। अगर आगे शीशा लगाओ, एक पीछे लगाओ, तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे, प्रतिबिंबों की संख्या निकालने वाला फॉर्मूला सीख चुके थे, और कहें तो हम लास्ट क्लास में ये पढ़ चुके थे। और यही बताया था अगर किसी को अपना पूरी बॉडी का इमेज देखना है किसी सफल दर्पण में, तो आपका शीशा का आकार आपकी लंबाई का आधा होना चाहिए। और कहाँ पे लगाना है, मैंने कहा कहाँ पे लगाना चाहिए वो मैंने बता दिया था मेरे भाई। आपकी आंखों की ऊपर की जितनी ऊंचाई है, मान लिया आंखों के ऊपर अगर 20 सेंटीमीटर है तो 10 सेंटीमीटर यहाँ पर होना चाहिए इस सीट पे शीशा, ऐसा नहीं आंखों के नीचे होना चाहिए, आंखों से 10 सेंटीमीटर ऊपर। मैंने कहा था अगर नीचे का 160 है तो 80 सेंटीमीटर नीचे, मतलब आप अगर 180 सेंटीमीटर के तो 90 सेंटीमीटर का शीशा चाहिए आपको, है ना। ऐसे बताया था आपको, मैं कहता प्रैक्टिकली मैंने ये समझाया था। आ जाओ आगे। अच्छा, मैंने इमेज की बात कर ली थी, मैंने कहा प्रतिबिंबों की संख्या 360 बटे थीटा माइनस का 1 करके निकाल देते हैं, और चाहे संख्या समाई चाहे विषमाई दोनों आंसर ठीक होते हैं, ये भी बताया था। ये हम सम विषम क्यों बता रहे हैं आगे चल के समझ में आने वाला है, हम क्यों बोल रहे सम और विषम। ये तब केस था बेटा, ध्यान देना, अगर कोई व्यक्ति या फिर कोई ऑब्जेक्ट ऐसी जगह पे रखा है कि ये दोनों दर्पण के बीच की कंडीशन पे सिमेट्रिक हो, मतलब जो एंगल ये बन रहा हो वही एंगल ये बन रहा हो, तब ये स्थिति बता रहे थे। बाई चांस वस्तु यहाँ पर रख दी तो ये वाला एंगल छोटा बनेगा, ये वाला बड़ा बनेगा, तो इसके लिए स्थिति क्या होगी वो आज पढ़ाने वाले हैं। वो सभी कंडीशन करा देंगे, आपसे क्वेश्चन छूट ना पाए। मैंने कहा पहली कंडीशन हो चुकी है बेटा, जब कोई चीज बिल्कुल बीचों बीच में रखे जाए, जो एंगल यहाँ पर बनना होगा वही एंगल यहाँ पर बनना होगा, तब इसके कितने प्रतिबिंब बनेंगे, इसमें कितनी तस्वीरें दिखाई देगी। तो मैंने कहा 360 बटे थीटा माइनस का 1 होता है ये फॉर्मूला बेटा। और इसी को आगे बढ़ाएं तो ये समरूपता वाली कंडीशन बताई थी, मैंने कहा थीटा बाई टू 2 जगह टूट गया, ये सिमेट्रिक वाली कंडीशन है। अगर एंगल जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया था, अगर मान लिया कि एंगल 90 डिग्री है तो 360 बटे 90 माइनस का 1, 9 36, 4 माइनस का 1, प्रतिबिंब कितने बनेंगे 3। ऐसे 60 डिग्री आया था 360 बटे थीटा माइनस का 1, आंसर आया था 5। और आगे आ जाओ, अब हम थोड़े से आगे चलो। जो आज बात करने वाले, मान लिया कि दोनों शीशा आपके आमने सामने लगे हुए हैं, दोनों शीशा आपके आगे आमने सामने, मिरर एट अपोजिट वॉल, मतलब पैरेलल इमेज पे लगे हुए हैं, तो इसके बीच में एंगल कितना बनना होगा शीशा के बीच में 0 डिग्री। तो आप 360 बटे 0 यानी आंसर आएगा इनफाइनाइट। आप ऐसा करना, एक आगे शीशा लगाना, उसी एंगल में पीछे लगा देना, तो आपकी तस्वीरों की संख्या इनफाइनाइट होगी। तभी तो आपने देखा होगा जो नाई की दुकान होती है, हेयर सैलून की दुकान होती है, वो पीछा वाला शीशा झुका देता है, थोड़ा कुछ एंगल बना देता है ना, कुछ एंगल बना देता तो दिखाई देता है। अदरवाइज अगर दोनों को सेम एंगल पे रखेगा तो आपके अपने पीछे का नहीं देख पाओगे, फिर आपके पीछे बन तो नहीं होगी बहुत सारी तस्वीरें, लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रही होगी, इनफाइनाइट इमेज बनती है उस टाइम पे, जैसे ये वाली कंडीशन। इसलिए
हेयर सैलून की दुकान पे वो कुछ एंगल झुका के रखते हैं, पीछे वाला शीशा है ना आ गया तो ऐसे लगा होता है हेयर सैलून पे, आगे वाला अगर शीशा ऐसे लगा हुआ है तो पीछे वाला कुछ इस प्रकार झुकाता है, वो ऐसे ही झुका होता है, ऐसा ही तो होता है, ऐसा तो नहीं करता वो, ऐसा नहीं करता भाई। आगे आ जाओ, आपको कुछ और बातें बताने वाले हैं। आगे कुछ लिखा हुआ बेटा, ध्यान देना कि एसिमेट्रिक केस, अभी तक हम सिमेट्रिक केस कर रहे थे, असमरूपता के केस में प्रतिबिंबों की संख्या कैसे निकले। असमरूपता कहे तो हमारा ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल बीचों बीच में नहीं है, मतलब कुछ एंगल अलग अलग बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बात करी, कोई ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर रखा हुआ है और एक दर्पण ये लगा हुआ है और एक दर्पण ये लगा हुआ है, तो मैंने कहा इसके साथ में अगर बेटा एंगल बनाओ तो ये वाला छोटा एंगल बनेगा और ये वाला बड़ा एंगल, तो सिमेट्रिक तो केस है नहीं। अब कितनी तस्वीरें बनेगी इसकी, तो मैंने कहा इस वाले केस में जब असिमेट्रिक असमरूपता वाला केस हो तो उस टाइम पे हमारा विषम वाला उत्तर आएगा। कैसा? विषम, हमेशा विषम उत्तर चाहिए। बोले कैसे सर जी, समझ में नहीं आया। अगर 360/थीटा करके विषम आ गया तो वही उत्तर है, अगर 360/थीटा करके उत्तर नहीं आया तो माइनस का 1 कर देंगे लेकिन विषम आएगा। फॉर एग्जाम्पल की अब बात कर ले मेरे भाई, फॉर्मूला भैया 360/थीटा, माइनस का 1 कब करना है वो हम बताने वाले इन एग्जाम्पल के माध्यम से। एक बार सभी बच्चे ध्यान देना, अगर हमारा थीटा बराबर 40 डिग्री है, फॉर एग्जाम्पल ये वाला एक दर्पण रखा है और ये वाला दर्पण रखा है और इन दोनों दर्पण के बीच में एंगल पता कितना है? 40 डिग्री है और 40 डिग्री है। नंबर ऑफ इमेजेस क्या बनेंगे? ये अगर हमारा एसिमेट्रिक केस हो, मतलब असमरूपता वाला केस हो, मतलब ऑब्जेक्ट मान लिया यहाँ पर रखा हुआ है, क्या मेरी बात को आप इमेजिन कर पा रहे हैं? अगर हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रख देंगे तो मेरे भाई ये वाला बनेगा, ये एंगल छोटा होगा और ये वाला बड़ा बनेगा, एसिमेट्रिक केस हो गया। तब हम पूछ रहे हैं नंबर ऑफ इमेजेस कितने बनेंगे? मैंने कहा 360/40, आंसर है 4 9 36, आंसर आया 9। 9 क्या विषम होता है? तो 9 आंसर, तो आंसर क्या होगा? 9। लेकिन जब मैंने कहा थीटा बराबर 90 कर दिया, मैंने फॉर एग्जांपल इसको ऐसे रख दिया है, ये दोनों दर्पण इस प्रकार हैं, ध्यान देना। अगर बेटा दोनों दर्पण इस प्रकार हैं और हम वस्तु को यहाँ पर ना रख के, ये बिल्कुल बीचों बीच का कंडीशन है, हम इस वाली चीज को यहाँ पर रख देते, कोई ऑब्जेक्ट है, अब इस वाले ऑब्जेक्ट के साथ अगर मिलाएं तो ये एंगल छोटा होगा और ये वाला एंगल, तो सिमेट्रिक केस नहीं हुआ। अगर ऐसी कंडीशन आ गई तो मेरे भाई 360/थीटा जैसे ही मैंने किया 360/90, तो आंसर आया कितना? 4। तो मैंने कहा असमरूपता वाले केस में हमारा आंसर विषम होना चाहिए। इसका मतलब 4 आंसर नहीं होगा, फिर कितना होगा? देखो मैंने कहा 360/थीटा माइनस का 1 लगा दिया है, 1 घटाना है ना। विषम आ गया तो विषम ही उत्तर है। जैसे इस वाले में विषम आया 360/40 विषम आया तो फिर नहीं घटाना है, मतलब उत्तर विषम ही चाहिए। और मैंने यहाँ पर भी थोड़ी देर पहले एक बात बोली थी, ध्यान देना। थोड़ी देर पहले हमने सिमेट्रिक वाले केस में कुछ बोला था। सिमेट्रिक वाले केस में ये बोल रहे थे, किधर गया ये, हाँ, सिमेट्रिक वाले केस में इवन और दोनों चलेंगे, बोला था मैंने। कहा चाहे इवन आंसर आ जाए चाहे ऑड आ जाए, तब फॉर्मूला क्या लगता था? 360/थीटा माइनस का, ठीक है। ये सिमेट्रिक वाला केस मैंने 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 1 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, सभी आंसर सही है। उस टाइम पे आप फॉर्मूला क्या लगा रहे थे बेटा? कल की क्लास में पढ़ाया था 360/थीटा माइनस का 1, 360/थीटा माइनस का 1। बात समझ में आ गई। लेकिन अगर हमारा कोई वस्तु बीचों बीच में नहीं रखी है, एसिमेट्रिक है, असमरूपता वाली कंडीशन में है, तब हमें आंसर विषम चाहिए। चाहे 360/थीटा करके आए, 360/थीटा माइनस का 1 करके आए। कहने का मतलब आप फॉर्मूला यही वाला याद रखिए, ये वाला याद रखिए, है ना। जब आप असमरूपता वाली कंडीशन आए तो आंसर विषम चाहिए। पहले 360/थीटा करके देख लेना और इसके बाद अगर ना आए तो फिर -1 कर देना। जैसे ये वाले एग्जांपल 40 डिग्री और 90 डिग्री वाले, समझ में आ रहा है मोहिनी? अगर समझ में आ रहा है तो अगला क्वेश्चन देखो एक बार। इस वाले प्रश्न में ये कहा जा रहा है बेटा कि अगर हमारा एंगल 60 डिग्री है तो नंबर ऑफ इमेज क्या होंगे? अगर असमरूपता वाली कंडीशन है तो 360 जैसे ही मैंने 60 करा तो 6 4 36, 6 1 सम संख्या, 6 आंसर, फिर क्या होगा? ये क्या निकल रहा है? 5 नंबर ऑफ इमेजेस, प्रतिबिंबों की संख्या निकल रही है कि अगर 2 दर्पण ऐसे लगा दिए जाए तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे। 2 दर्पण ऐसे लगा दिए जाए तो कितने आपकी तस्वीरें अंदर बनेगी। आप कभी मंदिर में जाना, जिस मंदिर में कांच लगा हो तो आपकी बहुत सारी तस्वीरें नजर आती है ना, वो एंगल का ही खेल होता है। तो ये आंसर गलत है, 6 नहीं होगा, 5 ही तस्वीरें बनेगी। हैं? अच्छा, माइनस कम क्यों किया जाता है ये पूछना चाहते हो ना?
तो ये वाला एक स्पेशल केस है। ये वाला स्पेशल केस इसलिए है कि इसमें असमरूपता वाली कंडीशन में उत्तर विषम ही चलेगा। आप एनसीईआरटी देखोगे जाके, उसमें भी ये लिखा हुआ है कि असमरूपता वाली कंडीशन में आंसर विषम होना चाहिए और सिमेट्रिक वाले केस में विषम और सम दोनों चले। ये वाला हालांकि कुछ ना कुछ लॉजिक तो होगा इसका, हालांकि हमें भी याद नहीं आ रहा क्या लॉजिक है इसका। ठीक है, देखना पड़ेगा वो एक चीज़ एक बार कि हाँ, लेकिन हाँ ये हम जो बोल रहे हैं वो ठीक है कि असमरूपता वाली कंडीशन में, असिमेट्रिक वाली कंडीशन में हमेशा आंसर विषम चाहिए और उस वाले में दोनों चलेंगे, है ना। ओके, आगे आ जाओ। क्या लिखा हुआ है? जब कोई भी वस्तु, क्या लिखा हुआ है? जब कोई भी वस्तु ठीक उसी रंग की दिखाई देती है। क्या भाई शुरू हो गया ये? अच्छा, हाँ ये कुछ बातें पढ़ लो, इसको प्रैक्टिकली बताने वाले हैं। जब कोई भी वस्तु ठीक उसी रंग की दिखाई देती है जिसे वह परावर्तित कर देती है, मैंने कहा ये बताओ, अगर ये हमारी शर्ट, अगर मान लिया ये वाली बोतल कैसे रंग की है? हरे कलर की। कैसे रंग की है? हमें ये हरी क्यों दिख रही है यार? ये हरी दिखने का रीजन ये है कि मैंने कहा ये हमारी आंख है, ठीक है, और ये हमारी आंख है और ये वाली हमारी बोतल रखी हुई है, ठीक है, ये बोतल रखी हुई है। और मैंने कहा कि जैसे ही आपने इसको देखा तो इसने, इस पर पड़ने वाली लाइट है सूर्य के प्रकाश की वजह से हमें चमक रही है ये वाली, तो आपने पढ़ा होगा विकिरण, ठीक है। तो इसने मेरे भाई इससे आने वाली किरणें, किरणें वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और जो सब जैसी पड़ी, तो मेरे भाई इस वाले कलर का था हरा रंग। कैसा रंग है? ये वाली बोतल है हरे रंग की, तो इसने इस वाले कलर को, इस वाले कलर को, इस वाले कलर को, इस वाले कलर को, इस वाले कलर को और इस वाले कलर को मैंने छोड़ क्या दिया भाई? ध्यान देना, मैंने इस वाले को छोड़ दिया है। इन जितने रंगों में मैंने एरो लगाया, इनको सबको अवशोषित कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। ये 7 कलर होते हैं, 7 कलर में सबको अवशोषित कर गई, लेकिन मेरे भाई जिस कलर की थी उस कलर को ऑब्जर्व नहीं कर पाई। यही वाला कलर रिफ्लेक्ट हो जाएगा और आपकी आंख पर पड़ेगा, ये ग्रीन आएगा और ऐसे पड़ेगा, आपको ये हरी वाली बोतल दिखाई देगी। क्या बात समझ में आई? और जो हमारा कोई व्हाइट कपड़ा होता है, जैसे हमारी शर्ट व्हाइट है, ये वाली शर्ट है ना, जब सभी रंग ऑब्जर्व कर लेगी, बेबी गौर वाली सभी कलर ऑब्जर्व कर लेगी, तो वो वाली चीज व्हाइट दिखती है। सॉरी गलत बोल रहे। जब अगर हमारी व्हाइट शर्ट है, ये व्हाइट है, तो ये सभी को रिफ्लेक्ट कर देती है, और सभी का 7 कलर का मिक्सअप होता है व्हाइट। तब आपको कोई चीज व्हाइट दिखती है, तब तो कहते हैं गर्मियों में सफेद कपड़ा पहनना चाहिए, क्योंकि ये आने वाले सभी प्रकाश की तरंगों को, किरणों को रिफ्लेक्ट कर देती है। और जो कोई कपड़ा सभी तरंग, जो किरणें आती हैं विकिरण वाली, अगर सभी को ऑब्जर्व कर ले, वो काली दिखती है फिर हमें, ब्लैक। तब तो कहते हैं काला कपड़ा नहीं पहनना चाहिए गर्मियों में, क्योंकि आने वाली सभी किरणों को ऑब्जर्व कर लेती है, वो जो गर्मी होती है ना, उसकी रिफ्लेक्ट नहीं कर पाती। एक बार इसको पढ़ो और क्लियर होगा। अभी एक बार लिखो, कोई वस्तु ठीक उसी रंग की दिखाई देती है जिसे वह परावर्तित करती है। कोई वस्तु हरी इसलिए दिखती है क्योंकि वह केवल हरे रंग को ही परावर्तित करती है। जिस रंग की दिखती है उसी रंग को रिफ्लेक्ट करती है वो वाली चीज। अगर कोई आपकी लाल शर्ट है ना, तो रेड कलर को ही रिफ्लेक्ट करेगी, बाकी सभी को ऑब्जर्व कर लेगी। समझ पा रहे हो मेरी बात? अच्छा, आगे देखो, एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया और एग्जाम्पल नंबर 2 देखो। एग्जाम्पल नंबर 2 में ये कहा जा रहा है कि कोई वस्तु काली इसलिए दिखाई देती है क्योंकि वह सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है। कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं करा तो आपको काला दिखाई देता है। बात समझ में आई? और देखो, कोई वस्तु सफेद इसलिए दिखाई देती है क्योंकि वह सभी रंगों को परावर्तित कर देती है। अगर कोई सफेद वस्तु है मेरे भाई, तो मैंने कहा विकिरण, इस पर ये वाली लाइट पड़ेगी, ये वाली सभी किरणें पड़ेंगी इस पे, ये सभी को ऑब्जर्व कर लेगी मेरे भाई। जब सभी को सॉरी गलत बोल रहे हैं, सफेद है तो सभी को रिफ्लेक्ट कर देगी। ये तुम्हारी आंख है, यहाँ पर इस वाली आंख में सभी जब पड़ेंगे ना इकट्ठा सभी किरणें, तो विकिरण वाली सभी कलर को रिफ्लेक्ट कर देगी, तो अभी का मिक्सअप व्हाइट दिखाई देता है आपको। बात समझ में आई? अगर ये कलर हमारा रेड होता बेटा, ये कलर हमारा अगर रेड होता,
ये वाला अगर रेड कलर होता तो ये सिर्फ इन सभी को ऑब्जर्व कर लेती, लेकिन रेड वाली को रिफ्लेक्ट कर देती और सभी को ऑब्जर्व कर लेती। तो हमारी रेड वाली चीज़ कैसी दिखती? रेड दिखती। बात समझ में आई? कुछ यहाँ से कुछ कॉन्सेप्ट आपके जरूर तैयार हुए होंगे। इसमें लिखा हुआ है कोई भी वस्तु काली दिखाई देती है क्योंकि यह सभी कलर को ऑब्जर्व कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। कोई भी वस्तु सफेद इसलिए दिखाई देती है क्योंकि सभी कलर को रिफ्लेक्ट कर देती है। अगर कोई वस्तु हरी दिखती है, इसका मतलब हरे रंग को रिफ्लेक्ट कर दिया है। ओके, यहाँ पर कुछ हमने दिखाने की कोशिश करी है। सही बच्चे एक बार ध्यान देना इस पे। एक बार देखना, मैंने कहा ये दिन की कंडीशन है, सूर्य चमक रहा है, इस टाइम पर कोई गुलाब का फूल रखा हुआ है। कैसा गुलाब किस रंग का होता है? नहीं, लाल मानो, ये लाल रंग का गुलाब है। ये मैंने गुलाब का फूल बनाने की कोशिश करी है। आपने देखो कितना बढ़िया हमारी कला है ना? बढ़िया। अच्छा, ये बिबिक्योर, ये आने वाले वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, इससे आने वाले रेड कलर को ही रिफ्लेक्ट कर पाएगी और सबको ऑब्जर्व कर लेगा। जो हमारा लाल कलर का गुलाब का फूल है, ये सभी रंगों को ऑब्जर्व कर लेगा, अवशोषित कर लेगा, सिर्फ रेड को रिफ्लेक्ट कर देगा। इसलिए हमें गुलाब का फूल कैसा दिखाई देता है? कैसा दिखाई देता है? लाल। और इसी फूल को मैं एक ऐसे डिब्बा में बंद करें जहां पर कैसी हो? ग्रीन लाइट, हरी लाइट डालो, और ये है किस रंग का फूल? लाल। लाल है। अच्छा, ये काला दिखेगा क्योंकि ये हरे रंग को ऑब्जर्व कर लेगा, क्योंकि मेरे भाई ये हरे रंग को तो ऑब्जर्व करेगा। है किस कलर का? रेड कलर का। अगर हम इसको अंधेरा करके बिल्कुल एक डॉक्स को बंद करके उसमें हरी लाइट छोड़ दें, हरी लाइट छोड़ोगे तो ये हरी लाइट को तो ऑब्जर्व कर लेगा मेरे भाई। इसका कलर कैसा है? रेड। जब रेड पड़ा नहीं तो रेड दिखेगा कैसा? तो ये कहा जाता है कि एक काला दिखता है अगर किसी बंद बॉक्स में अगर गुलाब में हरी लाइट छोड़ी जाए, ग्रीन लाइट, तो वह काला दिखता है क्योंकि ये हरे रंग को ऑब्जर्व कर लेगा। यानी गुलाब की औकात सिर्फ लाल रंग को रिफ्लेक्ट करने की होती है। जो गुलाब होता है इसकी औकात क्या होती है? सिर्फ लाल रंग को रिफ्लेक्ट कर पाएगा और सबको ऑब्जर्व कर लेगा। और मैंने जैसे हरा कलर डाला, हरा क्या तुम और कोई कलर डालो, इस पे बैगनी डालो, तब भी हमारा ये कैसा दिखेगा? गुलाब काला काला दिखेगा। और सभी कलर पे काला। जैसे रेड डालोगे तो गुलाब रेड दिखेगा। मेरे पास कैसे लिखा है? ये हरे रंग का ऑब्जर्व कर लेगा, यानी गुलाब की औकात सिर्फ लाल रंग को रिफ्लेक्ट करने की। अगर हम नीली शर्ट पहने होते तो ये नीली दिखने का मतलब है इसकी औकात है सिर्फ नीले कलर को रिफ्लेक्ट कर पाएगी और सबको ऑब्जर्व कर लेगी। जिस कलर की चीज होती है उसी रंग को परावर्तित करती है। बात समझ में आई? आगे आ जाओ। देखा, रेड रोज विल अपीयर ब्लैक इन, मतलब हरे रंग में गुलाब काला दिखता है। एक तो लिखा हुआ है रेड रोज विल अपीयर ब्लैक इन ग्रीन लाइट। ग्रीन लाइट हरे प्रकाश में। इंग्लिश में लिखा, कोई कठिन नहीं है इंग्लिश, इतनी तोप भी नहीं पढ़ा रहे, तुम्हें समझ में ना आए। आगे आ जाओ। आगे कुछ हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। और देखो, मैंने कहा समतल दर्पण के प्रयोग देख लो। सफेद रंग की वस्तु हरे प्रकाश में सफेद दिखेगी, हरी दिखेगी। ये देखो, इसका सही पूछा है इन्होंने कि अगर कोई हमारी सफेद चीज है, एक सेकंड, अच्छा क्वेश्चन है इनका। अगर कोई मान लिया सफेद कमीज है हमारी और इस पर हरा रंग डालेंगे, तो हरा रंग डालेंगे, इस पर लाइट डाली मैंने ग्रीन, और इसकी ताकत क्या है? ये सभी कलर को रिफ्लेक्ट कर देता है। तो मेरे भाई ये रिफ्लेक्ट करेगा तो हरा रंग डालेंगे केवल तो हरी दिखेगी, केवल हरा रंग। अगर सूर्य के प्रकाश की बात होगी तो वहां पे सातों रंग आते हैं, सभी को रिफ्लेक्ट करेगा तो व्हाइट दिखेगी। इस पर अगर एक बॉक्स में बंद कर ले सफेद शर्ट को और इधर उधर से कोई लाइट ना आए और इसमें ग्रीन कलर डालो तो सफेद वाली कैसी दिखती है? हरी दिखेगी। अगर इस पे लाल कलर डालोगे रेड साइड पे तो लाल दिखेगी, तो लाल को रिफ्लेक्ट कर देगी। अगर सातों कलर डालोगे तो सफेद दिखेगी। बात समझ?
हाँ काली हो, और काली पे तुम अगर डालोगे ग्रीन तो भाई काली ही दिखेगी, क्योंकि वो ऑब्जर्व कर लेगा सभी कलर को। काला कलर सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है, चाहे कोई सा डालो काला काला ही दिखेगा, काला काला ही दिखता है मेरे भाई, है ना। तो आप कोशिश करो कि आप कपड़े कैसे पहन के आओ, वाइट पहन के आओ। जब आप छुट्टी में जाओ तो आपको गर्मी कम महसूस हो, जैसे लाइट कलर के कपड़े पहन के आओ, जैसे हमारे वो भी की तरह। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कि आपको ये बता सकता है समतल दर्पण का प्रयोग क्या होता है। सवेरे जो तुम शीशा देख के आते हो ना, उसमें यूज होता है समतल दर्पण का, है ना। समतल दर्पण का प्रयोग हमारा जो सुबह को ड्रेसिंग टेबल होती है, किसी घर पे होगी किसी का नहीं होगी, हमारे घर पे भी नहीं है, वो उस वाले में आप देखते हो ना वो शीशा, वो भी हमारे ड्रेसिंग टेबल का काम करता है। वो छोटा वाला होता है, ऐसे घूम के आता 10 रुपए वाला, तो वो वाला एक समतल दर्पण है। उसका प्रयोग किसमें करते हैं, ड्रेसिंग टेबल की तरह। आप दीवार पे लगा देगा, टांग देगा ऐसे करे टक से घुस तो वहां पे, और देखते रहो डेली, आओ घूम के देख जाओ, काम करो, फिर देख लो अपने को। समतल दर्पण कभी डिस्चार्ज नहीं होता है, ना उसको चार्ज करना पड़ता है, आराम से लगा हुआ है, जब मन चाहो देख लो, है ना। इधर आ जाओ। खैर ये तो मजाक की बात रही। मैंने कहा ये ड्रेसिंग टेबल में इसका यूज करते हैं, और दूसरा यूज इसका पेरिस्कोप में करते हैं, पेरिस्कोप में करते हैं। हाँ, और ये हम करते हैं कैलिडोस्कोप में, और इसका यूज करते हैं, कहे तो बहुरूप दर्शक के रूप में इसका उपयोग करते हैं। हम बताने जा रहे हैं आपको समतल दर्पण के प्रयोग। अब तो आप समतल दर्पण का मतलब ये समझते हैं कि हम तो जानते ड्रेसिंग टेबल में लगा भाई समतल दर्पण है। समतल दर्पण का प्रयोग पेरिस्कोप में करते हैं और कैलिडोस्कोप में करते हैं। कैलिडोस्कोप कहे तो बहुदर्शक के रूप में। अब आ जाओ समझ लें, ये वाली पनडुब्बी होती है पानी के अंदर, पानी के अंदर होती है। जब पानी के अंदर ये वाला आदमी बैठा हुआ है, ये वाला आदमी ऊपर, मान लिया ये पानी के भीतर और पानी के ऊपर एक जहाज चल रहा है, ये वाला, इस वाले जहाज को कैसे देख पाएगी, तो इस वाली पनडुब्बी में इस वाले यूज का किया जाता है पेरिस्कोप का। पेरिस्कोप में क्या होता है, यहाँ से एक ऐसा निकलता है पाइप सा, और पाइप सा जाता है, और यहाँ से ये लाइट पड़ी इसकी, यहाँ से इसका लाइट गया, इस पर पड़ा, और यहाँ से ये परावर्तित होकर इस पे पड़ा, और यहाँ से परावर्तित होकर इसके दिख गया। कहने का मतलब एक दर्पण यहाँ पे और एक दर्पण यहाँ पर। कहने का मतलब इधर से ये लाइट गई, इस पर पड़ा, और इसकी लाइट इससे पड़ी, और ये आदमी देख के यहाँ पे देख रहा है कि ये वाली चीज यहाँ पर आ गई, है ना। ऐसा होता है, प्रैक्टिकल घर पे कर सकते हो। अगर मान लिया तुम दीवार के इस साइड खड़े हो, ये वाली दीवार है, तो एक दर्पण ऐसा लगा दो, एक दर्पण ऐसा लगा दो, यहाँ पर किसी डंडे बांध लो ऐसा, और इस वाले पे डालोगे, और यहाँ पर एक ऐसा लगा लो। यहाँ से जो इधर का कोई काम कर रहा होगा आदमी, वो इस पर आएगा, इसकी इस पर लाइट पड़ेगी, तुम यहाँ पर बैठ के देख लोगे किसी आदमी को। ये वाला होता है हमारा कौन सा, पेरिस्कोप। पेरिस्कोप में यही तो है, पनडुब्बी में अंदर आदमी, एक दर्पण ये लगा, एक दर्पण ये लगा, और ये वाले दर्पण कितने डिग्री एंगल पे होते, तो कहना 45 डिग्री एंगल पे होंगे, तभी इमेज प्राप्त होगा, उस वाले को दिखेगा। पनडुब्बी में जब इस पेरिस्कोप का यूज किया जाता है, तो ये एक दूसरे के साथ, मतलब ये 45 डिग्री एंगल पे होते हैं, मतलब इधर की लाइट इस पे पड़ी तो ये इस पे पड़ी, और ये इसने देख लिया यहाँ पे, समझ पाए हो। और ऐसा यूज हम दीवारों में भी कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा हमारा क्या दे रखा है बेटा, दूसरा हमारा जो दे रखा है वो हमारा दे रखा है कैलिडोस्कोप। कैलिडोस्कोप मैंने कहा एक दर्पण, ये समतल दर्पण, एक ये और एक ये, तीनों ऐसे जोड़ दिए मैंने, समझ पा रहे हो। ये बन गया हमारा कौन सा, कैलिडोस्कोप। इसमें इमेज बहुत सारे बनते हैं, तभी तो लगा बहुरूप दर्शक, आपके कई रूप दिखाई देंगे उसमें। जैसे मान लिया कि किसी आप मॉल में गए हैं, और मॉल तिकोने आकार का है, त्रिकोणीय आकार का मतलब ऐसा है कुछ इस प्रकार का, और तीनों दीवारों पे दर्पण लगा दे, तो वो होता हमारा कैलिडोस्कोप। उसमें आपके बहुत सारी तस्वीरें दिखाई देंगी, है ना। या कभी लिफ्ट में देखा होगा, ऐसा लगा होगा, लिफ्ट में चारों तरफ अगर लगा जाए तो बहुत सारी तस्वीरें। अरे मैं तो बहुत खड़े हुए आदमी, हमारे जैसे बहुत हैं, आपके पर्यायवाची बहुत खड़े हुए हैं, आप ऐसे याद करते वो सभी हाथ हिलाते, नेता वाली फीलिंग आती है उसमें, है ना। इधर आ जाओ। अगला हम पढ़ाने जा रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन। क्या पढ़ाने जा रहे हैं, प्रकाश का अपवर्तन। इसमें क्या पढ़ेंगे, इसमें पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अभी तक क्या था, जिस पर कोई लाइट पड़ रही थी वो पॉलिश्ड सरफेस था, पूरा का पूरा लाइट तो रिफ्लेक्ट कर जाती, इधर से आई इधर निकल गई, इधर से आई इधर निकल गई, पूरा का पूरा प्रकाश इधर आया इधर निकल गया, नीचे की तरफ पॉलिश थी उस पे। अब क्या होगा, प्रकाश अंदर चला जाएगा। अब प्रकाश अंदर जाएगा तो वहीं पर सीखना पड़ेगा प्रकाश का
एक बार परिभाषा पढ़ो, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता, फॉर एग्जाम्पल पानी भरा हुआ है, तुम लाइट डालोगे तो पानी रिफ्लेक्ट हो जाता है, पानी के अंदर जाती है लाइट। आपके घर में टॉर्च है, टॉर्च से उसमें लगाना पानी में, तो पानी के अंदर चली जाएगी लाइट। तो भाई तो बर्तन बताने जा रहे हैं। मैंने कहा जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। समझ में आ रहा है ये बताओ, है ना? और आगे इसको कंप्लीट करके ही छोड़ेंगे अभी। और आगे देखो, मैंने कहा एक चीज और समझो, अब हम बताने जा रहे हैं। देखो मैंने कहा एक माध्यम ये रहा और दूसरा माध्यम ये रहा, मान लिया ऊपर है और नीचे है। मैंने कहा प्रकाशिक सघन माध्यम, प्रकाशिक विरल माध्यम। मान लिया ऊपर खुला हुआ है, नीचे पानी भरा हुआ है। ऊपर खुले हुए से पानी में जा रहा है तो ऊपर विरल है, नीचे कैसा है? समझ पा रहे हो? जैसे ये वाला है ना, एक बाल्टी भर के रखते हैं तो ऊपर की तरफ विरल है, पानी के अंदर जाएगी लाइट, वो सघन माध्यम होगा ना। अच्छा, इस वाले में बताना चाह रहे हैं जब प्रकाश की चाल ऊपर होगी तब प्रकाश की चाल होगी तेज। जैसे ही पानी के सघन माध्यम पहुंचेगा प्रकाश की चाल हो जाएगी। तो आप यहां से ये समझे, जब हमारा सघन माध्यम होगा तो प्रकाश की चाल कम होगी ना। और जब हमारा माध्यम विरल होगा, विरल कहे तो ये हमारा रेयर मीडियम होगा, कहे तो ऑप्टिकली रेयर मीडियम प्रकाशिक विरल माध्यम होगा, तो वहां पे प्रकाश की चाल ज्यादा होगी। इसका मतलब वैक्यूम कर दो तो और ज्यादा चालें होगी। हाँ, तो वैक्यूम में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है। भाई पानी में चलाओ तो इतनी चाल नहीं होगी प्रकाश की, अगर विरल माध्यम में चलाओ, बिल्कुल वैक्यूम कर दो, हवा हुई ना, तो फिर बहुत ज्यादा चाल होगी। तो बताना ये चाहते हैं जहां पर माध्यम विरल होता है प्रकाश की चाल ज्यादा होती है, जहां पर माध्यम सघन होता है प्रकाश की चाल। मैंने सिंबल के द्वारा दर्शाने की कोशिश करी है, मैंने नीचे एरो लगाए। आप घर पे जब नोट्स बनाओ उतारो तो ये वाले आप लगाना कि ऊपर वाले मैंने क्या लिखा, ऊपर वाले में लिखा प्रकाश की चाल अधिक, मैं अधिक लिखा नहीं, यहाँ पर लिख लेना प्रकाश की चाल अधिक, और यहाँ पर होगी कम, क्योंकि माध्यम कैसा है? डेंस है, मतलब सघन माध्यम है। बेटा और आगे आ जाओ, क्या ये इतनी बात समझ में आ गई है? और आगे आ जाओ बेटा, हम अगली बात करने जा रहे हैं। मान लिया कोई माध्यम ए है और दूसरा माध्यम बी है, इसमें प्रकाश की चाल x मीटर पर सेकंड है और जब नीचे गया तो इसकी चाल 3/4 मीटर प्रति। तो मैं ये पूछना चाहते हैं कि कौन सा माध्यम विरल है और कौन सा सघन है। तो अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करें तो जिसमें चाल ज्यादा होगी वो कैसा होगा? विरल। तो लिखा माध्यम ए माध्यम बी की सापेक्ष, जो माध्यम ए है ना, अगर इसमें चाल ज्यादा है तो माध्यम बी में 3/4 0.75 है, ये 1 है, तो हम ये कहेंगे माध्यम ए माध्यम बी की अपेक्षा विरल। या फिर ये बोलो माध्यम बी ए की अपेक्षा सघन है। माध्यम बी सघन ही तो होगा, इसमें चाल 3/4, इसमें x है, x और 3/4x। मैं एक एग्जाम्पल की तरह समझाना चाहता हूँ। जितना सघन माध्यम होगा प्रकाश की चाल उतनी ही, और जितना माध्यम विरल होगा उतनी प्रकाश की चाल। तो ज्यादा किसमें? ऊपर वाले में नीचे वाले में? तो ऊपर वाला विरल होगा ना। ओके, हाँ, बस इतना ही बताना चाहते हैं, आप समझ गए। और आगे आ जाओ, हम बताना चाह रहे हैं कि प्रकाश की चाल है ना, वो वैक्यूम में सबसे ज्यादा होती है और सॉलिड में सबसे कम होती है। इसके बाद वैक्यूम के बाद निर्वात, निर्वात के बाद हवा, हवा के बाद लिक्विड और लिक्विड के बाद तो प्रकाश की चाल किसमें ज्यादा होती है? यही एक एक क्वेश्चन जुड़ते जुड़ते जब आप परीक्षा में प्रतिभाग करते हो ना, यही सब कुछ हेल्प कर रहा होता है। यकीन करो, एक बार इमेजिन करो, हम सालों पढ़ते हैं और जो एग्जामिनर होता है वो 1 घंटे में टेस्ट ले लेता है तुम्हारा। 1 घंटे में तुम्हारी स्पीड भी निकालनी है, क्वेश्चन भी पढ़ना है और आंसर भी टिक करना है, OMR भी भरनी है, गलती भी नहीं होनी है, और उत्तर भी देना, दिमाग लगा कि पिछला पढ़ा क्या था, और नहीं पढ़ा तो छोड़ना भी है क्वेश्चन। इतना सब कुछ टेस्ट 1 घंटे, मैथ्स 1-1.5 घंटे में हो जाता है। सॉरी, 2 घंटे का पेपर होता पुलिस का, तो ऐसा ही तो होता। 2 घंटे में सालों की मेहनत 2 घंटे परख लेता है। तो 2 घंटे में आपको वो टैलेंट दिखा देना भाई साहब जो और न दिखा पाए। भाई साहब ज्ञान सबके पास होता है, लेकिन पेपर में कौन जितना अच्छा खेल जाए, वही तो सिकंदर है। पेपर 2 टाइम में कैसा खेले तुम, वही तो बरवक कल देखा था उसका, क्या नाम है, सूर्यवंशी है, क्या नाम, खिलाड़ी 14 साल का आया, 35 साल में 35 बॉल में शतक मार गया वो। भाई साहब 35 बॉल में 14 साल का, 14 साल में तो हाई स्कूल 9th में होंगे, और 9th में सोचा नहीं था ऐसा कुछ होगा, उसने बताओ ये कर रहा है कमाल। तो वही तो है कि उस टाइम पे कौन परफॉर्मेंस ज्यादा दे जाए।
क्रिकेट तो सब खेल लेते हैं, लेकिन अब देखो वो कहाँ पे यार IPL हो रहा है, वहाँ पे कितना अच्छा परफॉर्मेंस मार रहा है। तो टाइम की बात होती है। अब फेमस हो गया, वो बन गया कैरियर उसका। अब चाहे पढ़ाई करे या ना करे, उसको हमेशा उतना होता रहेगा खर्चा पानी, कोई दिक्कत नहीं है। इधर आ जाओ। आगे जो प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है बेटा, ध्यान देना। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है भाई साहब 2, 9, 9, 7, 9, 2, 4, 5, 8 मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन ये वाली पेपर में नहीं आएगी, लेकिन रियल यही है। अब देखो लोग क्या करते हैं, 2 दशमलव कर दिया, यहाँ पर 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8, 2 दशमलव गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड। अब मैंने क्या किया, मैंने क्या कर दिया, मीटर का बना दिया किलोमीटर, और 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। तो मेरे घातें 8 थी, 8 की 11 थी 5, तो 2 दशमलव 9 को अप्रोक्सीमेट मान लिया मैंने, कितना 3, तो 3 गुणे 10 की घात 5 किलोमीटर प्रति। आप ये कहेंगे निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 की घात 5 किलोमीटर प्रति, या फिर ये कहो 3 गुणे 10 की घात 5, 3 लाख, 5 जीरो हो गए ना। मैंने कहा 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, और यही अधिकतम संभव चाल है भाई। निर्वात में सबसे ज्यादा होती है प्रकाश की चाल, अधिकतम संभव चाल है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। आप सोच नहीं पाएंगे इतनी देर में 3 लाख किलोमीटर दिल्ली क्रॉस कर जाएगी सब, उधर इंडिया क्रॉस 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में। 1 सेकंड में मीटर नहीं, किलोमीटर है 1 सेकंड में, मतलब पूरा पृथ्वी के दिन कितने चक्कर मार देगी, ऐसे मान लो। आगे आ जाओ। प्रकाश की चाल अधिकतम संभव चाल है, कोई वस्तु प्रकाश की तेज है, कोई यहाँ पर सिकंदर ऐसा भाग जाए 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड से ज्यादा भी चाल हो भाई, तो भाई साहब हम एक महान शिक्षक होंगे यहाँ पर जो उसको पढ़ा रहे होंगे। इतनी चाल नहीं हो सकती भाई। आपकी रफ्तार हम बताए कितनी हो सकती है, अगर बहुत अच्छे रेसर हो तो आपकी चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। किलोमीटर प्रति घंटा, सही बोल ले क्या हम, इतनी होती है। अगर आप नॉर्मली भागते तो 10-12 की स्पीड निकलती है, 12, 13, 14 पे तो हम भी भागा हूँ, 15 तक भागा हूँ, ज्यादा ऊपर नहीं गया हूँ, इतनी स्पीड में तो भागा हूँ। लेकिन 20 वाली स्पीड बहुत तेज होता है, जो रनर होते हैं ना धावक, वो भी 20 की स्पीड में भाग रहे होते हैं। और ये कहाँ 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। ये कह रहा प्रकाश की चाल से अधिकतम संभव चाल है, कोई वस्तु प्रकाश की चाल से तेज। अगर कोई सोच रहा है कि भाई साहब हम दूध मठा घी पी के बादाम वादाम खा के भाग जाएंगे, तो भाई साहब बता देना, उस दिन टाइमिंग लगा लेंगे, भाग लेना उस दिन आप, ठीक है। आगे आगे क्या लिखा हुआ है, कुछ स्टैटिक जीके के पॉइंट है। प्रकाश की चाल सर्वप्रथम ओले रोमर ने ज्ञात की थी, यही ना 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है ना, ओले रोमर ने ज्ञात की थी। आगे देखो, फर्स्ट ट्राई किसने किया था, तो गैलीलियो ने किया था, लेकिन ये अनसक्सेसफुल रहा था, इन्होंने सक्सेसफुल नहीं रहा था। अच्छा, मॉडर्न स्पीड ऑफ लाइट ये है फिजियो ने किया था। अच्छा, कुछ आपको हम बताने जा रहे हैं, अब निरपेक्ष अपवर्तनांक बताने जा रहे हैं, इनसे कुछ क्वेश्चन होंगे भाई, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। आओ इनको समझते हैं मेरे भाई, इनको ध्यान से देखना सभी बच्चे, कि हम पढ़ाने जा रहे हैं आपके एब्सोल्यूट रिफ्रैक्शन इंडेक्स, इसको n से डिनोट करते हैं या फिर म्यू लिखा हुआ आ सकता है। ये हमारे अपवर्तनांक होते हैं, इसकी वैल्यू याद रखनी है मेरे भाई। जैसे हम बात करें वैक्यूम में प्रकाश का जो अपवर्तनांक होता है प्रकाश का, वो 1 होता है, वैक्यूम में 1 होता है, और हवा में 1.003 होता है। भाई बर्फ में प्रकाश का अपवर्तनांक 1.31 होता है। मैंने कहा ये n, अभी और आगे पढ़ाएंगे आपको समझ में आएगा क्या बताने जा रहे हैं। मैंने कहा ये जो पानी होता है इसमें 4/3 या 1.33, 1.44 किस में होता है, मिट्टी के तेल में। अच्छा, n बराबर 1.5 किस में होता है, कांच में होता है। अच्छा, n बराबर 1.54 किस में होता है, रॉक साल्ट में। n बराबर 2.42 किस में होता है, डायमंड में। अब मेरी बात समझना, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, जो अपवर्तनांक होता है ना, अपवर्तनांक जितना ज्यादा होगा प्रकाश की चाल उतनी ही, भाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा हुआ है n का मतलब, ध्यान से देखना मेरे भाई, यही लास्ट टॉपिक है हमारा, फिर इसका क्लास ओवर हो जाएगी। मैंने कहा जो प्रकाश की चाल होती है ना बेटा, वो अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती होती है, जितना अपवर्तनांक ज्यादा होगा प्रकाश की चाल उतनी ही। इसका मतलब डायमंड में प्रकाश की चाल
बहुत कम होगी, सबसे कम। और सबसे ज्यादा किसमें है? अदरवाइज ये सब एक से ज्यादा वैल्यू है, एक से। दुख की बात ये कह सकते हैं, ये वाली वैल्यू डायरेक्ट आ जाती है पेपर में। कई बार पूछा गया है कि बताओ डायमंड का अपवर्तनांक क्या होता है, याद होना चाहिए उस टाइम। कुछ वैल्यू याद होना जरूरी है, जैसे पानी का पूछ लिया जाता है 1.33, जैसे 1.44 केरोसिन का, और हो गया एक बर्फ का 1.31, 1.5 गिलास का भी पूछा जाता है। ये रॉक साल्ट मैंने लिखे उतने ही है जितनी जरूरत इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट के अलावा सब छोड़ दिए। अब आप इसमें से मत छोड़ना प्लीज, शॉर्टकट ज्यादा मत करना, ये वाले याद करने वाले हैं, इनको एक बार दिमाग में बैठाना, कुछ याद हो जाए ज्यादा अच्छी बात है। अब आगे की चीजें हम अगली क्लास में पढ़ाएंगे, इसका और क्या यूज है अपवर्तनांक का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, वो अगली क्लास में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।